डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए, एक तो आपने वेलोसिटी निकालते थे जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया होता था। अब यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल में फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा, और आपको क्या निकालनी होगी? वेलोसिटी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आप देखिए, ये लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट। कोई बॉडी है जिसका मास 3 kg है, वो रेस्ट पर है। इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, उस पर फोर्स लगाया। उस फोर्स की वैल्यू दे रखी है F इक्वल टू 6t² आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 4t j यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के। तो ये क्या है? मोशन इन ए प्लेन। जब बेटा अकेला एक आए आई जे के, तो अकेला हो, सिंगल हो तो 1 डायमेंशन होता है, दो हों तो 2 डायमेंशन यानी प्लेन होता है, और यदि तीन होते, मान लो यहाँ के भी होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो 3 डायमेंशन होता है। अभी ये क्या कहता है? कैलकुलेट द वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। कब? जब टाइम कितना हो? 3 सेकेंड। तो देखिए, इस तरह का यदि कोई सम आ जाता है तो आपको पहले क्या लिखना है? F इक्वल टू इसके होता है। क्लियर? अब आपको बेटा मैंने ये बताया हुआ है F इक्वल टू क्या होता है? एम में, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने सेकेंड यूनिट के बी पार्ट में पढ़ा था, वो क्या होता है? डी वी अपॉन में डी टी। तो आप देखिए, एफ के प्लेस पर तो क्या रख दिया? एम में, और ए के प्लेस पर क्या रख दिया? डी वी बाई डी टी। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से आप समझिए, एफ इक्वल टू एम में एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू में 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप। क्लियर? अब इसको भूल जाइए, dv को तो यहीं रहने दिया। क्लियर? dt को ऊपर ले गए इस तरीके से, और 1/m हो गया। m को नीचे ले गए। इसको तो रीअरेंज कर सकते हो, dt को ऊपर, m को नीचे। बेटा कभी भी जो ये dt होता है, यदि ये डिवाइड में आए किसी तरीके से तो डिफरेंशिएशन होता है, और यदि ये dt मल्टीप्लाई में आ जाए किसी इक्वेशन के, जैसे dv इक्वल टू दिस, और dt इसके क्या है? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट कर दो। dv का भी कर दिया, इस साइड का भी कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, इन्होंने एक स्टेप कम किया। dt से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा dt। तो आप देखिए इंटीग्रेशन, पहले बॉडी क्या थी? रेस्ट पर, तो लोअर लिमिट क्या है? 0। लोअर लिमिट क्या होगी बेटा? 0। और अपर लिमिट क्या हो गई? v, जो हम निकाल रहे हैं 1/m। जब चलता नहीं है वहाँ पर टाइम क्या लेते हैं? हमेशा 0। रेस्ट पर हमेशा टाइम क्या लेके चलेंगे? 0। और कितने टाइम तक का निकालना है? 3 सेकेंड्स। तो अपर लिमिट क्या हो गई? 3। अब बेटा जो t जैसी चीज़ हो, dt, देखो ये dt क्या है? टाइम, ये भी टाइम है, तो t² तो अंदर रहेगा, 6 कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाएगा? बाहर। आई कैप भी कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ से 4j बाहर आ जाएगा। मैंने आपको इंटीग्रेशन का पहले भी तरीका बताया है कि इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अकेला t² को याद रखिए। t² में जितनी भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दीजिए। देखिए dv, यदि dv के साथ कुछ नहीं है, जैसे यहाँ v होता जब अलग बात थी, अब यहाँ dt अकेला होता तो इसका इंटीग्रेशन t आ जाता। अब जैसे dv अकेला है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो dv जैसी ही चीज़ यहाँ लगा देनी है, v, 0 से v। लिमिट कहाँ आ जाएगी? राइट साइड। 1/m, मास के प्लेस पर क्या है? 3, 1/3 रख दिया बेटा। अच्छा, अब देखिए t² है, t में 2 पावर है तो एक ऐड कर दिया तो 3 हो गया, 3 से डिवाइड, प्लस 4j, इसकी पावर कितने? 1, 1 में एक ऐड कर दिया 2, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया। अब आप सोल्व कर सकते हैं, v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3, इसको 3 से करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे t के प्लेस पर एक बार तो 3 पुट कर दीजिए, एक बार 0, तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2j, एक बार 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा। वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? 18 आई कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए ये न्यूमेरिकल, ए रेलवे कैरेज ऑफ मास 10,000 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स टू ए स्टेशनरी कैरेज। मतलब रेल का एक डिब्बा जिसका मास 10,000 kg है, मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड u1 दे दी 15 मीटर पर सेकेंड। वो स्ट्राइक्स करता है किसी रुके हुए डिब्बे को ऑफ द सेम मास। उसका मास भी जैसे आप देख रहे हैं, m1 भी 10,000 है और m2 भी क्या है? 10,000 है। ठीक है,
कहाँ लिखा हुआ है स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब सेकंड वाले u2 वेलोसिटी क्या है 0 है, u1 क्या हो गई 15 मीटर सेकंड। आफ्टर कोलिजन द कैरिज गेट कपल्ड एंड मूव टुगेदर, कोलिजन के बाद ये दोनों डिब्बे एक दूसरे के साथ चिपक गए और एक साथ मूव करने लगे। व्हाट इज देयर कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन, तो देखो बेटा इनएलास्टिक कोलिजन में हमने आपको बताया था बॉडी क्या होती है चिपक जाती है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है टोटल m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू में v, आपको वो वाला स्टेप देखना है, ठीक है। इनएलास्टिक कोलिजन के अंदर यही फॉर्मूला है, ये आप सोल्व करिए, आपके पास v आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। ओके देखिए आ गए 7.5 मीटर पर सेकंड। अब आप ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देखेंगे कि एक पार्टिकल है जिसके बारे में बताया गया मूव्स फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 से किस तरफ जाता है r2 की तरफ, यानी r1 से कहाँ गया है r2 की तरफ, इन मीटर दिया हुआ है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, वो फोर्स जो ना चेंज हो, ये वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द वर्क डन, अब आप सबको पता है वर्क डन क्या होता है फोर्स पर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब आपको दिया हुआ है एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है इस पोजीशन में, इस पोजीशन से यहाँ चले जाता है यानी डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट r1 से r2 में गया है तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप क्या निकालेंगे r12 निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, r12 क्या आ जाएगा r2 माइनस r1, r12 लिख सकते हैं, r12 का मतलब क्या है 1 से कहाँ गया है 2, तो बेटा ये लिख दिया ये कर। अब देखो i वाले में से i माइनस कर दो, j वाले में से j, k वाले में से k, तो इस तरीके से आपने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ही काम है, यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पुट कर दीजिए। अब आपको पता है ये भी 3 टर्म्स हैं, ये भी 3 टर्म्स हैं, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 9 टर्म्स आ जाएंगी। और मैंने आपको बताया है सेम यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट तो 1 होगी और डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है बेटा 0। इसी तरीके से अदर्स के लिए आपको पहले बताया था, इस चैप्टर का पहला ही पेज था जिसमें हमने वर्क डन निकाला था कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जे से जे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, के से के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो 4 और 11 4 और 11 44, यहाँ जे के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 11 11, 3 मल्टीप्लाई 15 45, तो जोड़ लीजिए वर्क डन कितना आ गया 100 जूल। अब आप ये न्यूमेरिकल देखिए, ए बुलेट शूट ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, एक बुलेट है गोली है जो शूट करी है, इज डस्ट एबल टू पियर्स, पियर्स होता है छेदना, अंदर एंटर कर जाना, पेनिट्रेट कर जाना, जैसे किसी के ऊपर बुलेट चलाई जाती है तो वो उसके अंदर घुस जाती है, उसको क्या बोलते हैं पियर्स। ए प्लैंक एक कोई टुकड़ा है 4 सेंटीमीटर थिक, कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसके अंदर घुस गई है, जिसकी थिकनेस लकड़ी के टुकड़े की थिकनेस क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना उसके अंदर घुस गई है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेंटीमीटर। व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पियर्स ए प्लैंक 9 सेंटीमीटर थिक, तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब उसको बुलेट को छोड़ा गया चलाया गया गोली को, तो वो एक लकड़ी के टुकड़े में घुस गई, वो कितना थिक था 4 सेंटीमीटर। अब ये पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से छोड़ा जाए कि वो किसी और टुकड़े में एंटर कर जाए जिसकी वेलोसिटी जिसकी थिकनेस कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो देखिए v1 देर का है 100 मीटर पर सेकंड, क्लियर वेलोसिटी है। v2 फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट s1 4 सेंटीमीटर पर, अब जैसे ये क्या है 100 मीटर की स्पीड से गई है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है। देखो आप सबको पता है बेटा वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। बोलिए समझ में आया। एक तो ये फॉर्मूला होता था, यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये तो एक ये इस तरीके से तो होता था। अब यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4/100, ये 9 सेंटीमीटर तो ये क्या हो जाएगा 9/100। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, आप सबको पता है 9 इंटू में 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है।
अब आप देखिए इसने क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी अब आपको पता है वर्क काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेंगे। तो काइनेटिक, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस तरह के सम के काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और अपने आप में ये क्या होती है, वर्क डन होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क तो दिया नहीं हुआ ना, हमें फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। बुलेट तो सेम है, वही बुलेट को एंटर कराना, कोई बुलेट तो चेंज करी नहीं। तो हाफ एम वी वन का स्क्वायर एफ एस वन, हाफ एम वी टू का स्क्वायर एफ एस टू, तो फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। जब 1 और 2 को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो आप यहाँ एक लाइन लिखना था, डिवाइड 1 बाय 2। अब आप देखिए बेटा, डिवाइड कर दीजिए इसको एक दूसरे से। डिवाइड करने के बाद ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो v1 का स्क्वायर अपन में v2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, s1 अपन में s2। हमने v2 फाइंड आउट करना है, तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू दिस, v2 स्क्वायर इक्वल टू ये सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये वही सेम न्यूमेरिकल है। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, किसके अलोंग मूव कर रही है, जेड एक्सिस, एंड ए फोर्स एफ इतने न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, किसके अलोंग मूव करा रहे हैं, जेड एक्सिस। ना तो यहाँ बेटा एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ना वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो ओनली किसकी बात कर रहा है, जेड एक्सिस की। और कितने मीटर, 4 मीटर। तो बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो एज इट इज लिख दो, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन 0 है, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन 0 है, लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो 4, और जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। मान लीजिए यहाँ वाई होता तो यहाँ हो जाता ये 4j, यहाँ 0 आ जाता। मान लो यहाँ एक्स एक्सिस लिख दे एग्जामिनर, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 आई कैप प्लस 0j प्लस 0k। अब बेटा ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, पुट कीजिए। सेम वाले तो क्या होंगे 1, डिफरेंट वाले क्या होंगे 0। अब ये इसके आगे 0 से 0 0, 0 और 2 0, 3 और 4 12, तो आंसर कितना आ गया, 12 जूल। तो आपको याद रखना है, जिस एक्सिस की बात वो कहे उस एक्सिस का कंपोनेंट लेना है। जैसे यहाँ जेड एक्सिस बोला है, तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, के। ओके, अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपने खुद ट्राई करके देखना है। जैसे ये दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो देखो मास क्या है 5 kg, यू क्या हो गया 0, इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ टाइम दे दिया 10 सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कहीं वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब a नहीं है, u तो दिया हुआ है लेकिन a नहीं है, तो a किससे निकालोगे, f इक्वल टू m में से। तो a इक्वल टू क्या आ गया, f बाई एम, a निकल गया, a यहाँ पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी आ गई तो आप ऑटोमेटिकली इसको सोल्व करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो 4000 जूल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल इस तरह के आपको बुक में और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल में ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। जो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होगा वो हमेशा वर्क डन बताएगा। जो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता था, आपने देखा था, वो क्या बताता था, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखिए, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड। देखिए फोर्स कभी कांस्टेंट रहता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी क्या हो जाता है डिक्रीज, कभी क्या हो जाता है नेगेटिव। क्लियर, फाइंड द वर्क डन। कभी भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको क्या है, इस तरह से आपको ये लाइन दी होगी, तो आपने वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं, इस तरीके से कर लिए। अब आपको देखो यहाँ कितनी शेप बन गई, 1 2 3 4। क्लियर, ये क्या है रेक्टेंगल, ये क्या है ट्रेपेजियम, ये क्या है ट्रायंगल, ये नीचे वाला भी क्या है ट्रायंगल। जो नीचे होगा एक्स एक्सिस के यानी नेगेटिव साइड वो माइनस करना है, ऊपर की तरफ जो होगा एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव उसको ऐड करना है। तो बेटा इसको W12 मान लेना, 13 14 15 4 5 जैसे भी इन्होंने सपोज किया हुआ है। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो इसकी देखो 10 और ये क्या है 1। तो आपको देखो मैं दिखा देता हूँ पहले एक बार, फिर वापस बैक जाएंगे। तो देखिए 10 × 1 प्लस
अब आप देखिए W23 ये वाला पोर्शन, इसके अंदर क्या करा है 1/2, ये वाली साइड पैरेलल ये वाली साइड, ये देखिए ये 10, ये 15, ये वाली साइड 10। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की हाइट। हाइट कितनी है 1 हो गया। फिर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 15, ये बेस कितना है 1 माइनस, अब नीचे वाला है तो माइनस में देखिए माइनस नीचे हो गया, तो इसकी हाइट कितनी है 15 और बेस कितना 1, तो -1/2 1 × 15। तो बेटा आप इसको सोल्व करके देखिए। अब मेरी बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया एक्स एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव वर्क डन, नीचे क्या होगा नेगेटिव। पर आपको ये शेप देखनी है, जैसे ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया माइनस दिस ट्रायंगल का एरिया, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो वर्क डन। अब आपको एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, P और M दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी का आपको ये रिलेशन कराया हुआ है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये किसके इक्वल आती है P²/2m। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये देखिए ये न्यूमेरिकल सेम पहले हो चुका है, बॉडी है R1 से कहाँ जाती है R2, फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है, इसको आपने सोल्व करना है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अंदर आपने देखा था पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ड्राइव कराया था 12kx², स्प्रिंग के केस में। क्लियर है। ए 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मास दे दिया ब्लॉक का, विद वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दे दी। लिखते जाइए, जो न्यूमेरिकल को आप पढ़ते जाइए और जो जो उसमें दिया होता है सोल्व करता है तो उसको साथ के साथ लिखते जाइए। कंप्रेस एन आइडियल स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कम्स टू रेस्ट, उसको कंप्रेस किया दबाया है, उसकी लेंथ को डिक्रीज किया, तो वो एक टाइम आया वो क्या हो गया रेस्ट पर हो गया। इफ़ द फोर्स कांस्टेंट यानी के, आपको पहले भी बताया था के क्या होता है F आपको वहाँ पर कराया था -kx होता है, और के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है F/x। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर मीटर। यहाँ माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में प्लस ही लेंगे। तो फोर्स कांस्टेंट के दे दिया। हाउ मच इज द स्प्रिंग कंप्रेस, ये कह रहा है कि स्प्रिंग कितना दबा है, कितना डिस्टेंस अंदर गया है, वो फाइंड आउट करना। तो बेटा इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दबा रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और उसके अंदर किसके इक्वल हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो 12kx² 12mv², ये फॉर्मूला याद रखा है, वैल्यू पुट कीजिए, और आप जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको सोल्व करना, ओके। अब देखिए ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रो 4 मीटर, कितना पुश किया 4 मीटर, एक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, यानी न्यूटन क्या है फोर्स, रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन फोर्स। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है आपने 10th में भी पढ़ा है, जो किसी भी चीज़ का क्या करता है अपोज, करंट के केस में करंट के फ्लो होने का, चलने के केस में चलने का। हाउ मच वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स दोनों सेम ही वर्क करेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। जब बेटा अप्लाइड फोर्स, तो हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, तो एंगल हमेशा 0 होगा। रेजिस्टिंग फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के हमेशा अपोजिट वर्क करता है। तो दोनों के बीच में जैसे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ काम करता है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाता है बेटा 180 डिग्री। क्लियर। तो जब रेजिस्टिंग फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो 180, डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है, तो एंगल क्या होगा 0। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम 1-2 न्यूमेरिकल और कराएंगे, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। अब देखिए ये हमने आर्टिकल पहले आपको शुरू में सेकंड पेज पर है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से पहले है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो देखो मैंने आपको वहाँ भी बताया था ऐसे दिया होगा फोर्स, यानी फोर्स इसके टर्म्स में दे रखा है डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। वेयर एफ क्या न्यूटन, एक्स किसमें मीटर में। फाइंड द वर्क डन निकालना है फोर्स के द्वारा जो किया है
ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट, जब उसने बॉडी को डिस्प्लेस करा है 0 से लेकर 2 मीटर तक, पहले जहाँ रुका हुआ है वहाँ 0 है, 0 से कहाँ ले गया 2 मीटर तक। तो आप देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स होता है। डी, अब इसको क्या करिए, मैंने आपको बताया था जब भी फोर्स इस तरह की पोजीशन होते हैं तो इसका मतलब होता है फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो मैंने आपको वहाँ भी कराया था, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन कहा जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। मैंने आपको पहले बताया था यदि एफ सीधा दिया हो 10 न्यूटन तो आप डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह 10 और एक्स के प्लेस पर 2 रख के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एफ जब भी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इंटीग्रेट कर दीजिए डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। यहाँ डी एक्स से मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या होगी 2। तो आप यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए एफ की डी एक्स। अब आप देखिए इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, 10 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अकेला 10 डी एक्स रह गया, इसमें 0.5 आ गया, अंदर क्या रह गया एक्स। तो मैंने बताया था जब डी एक्स अकेला हो तो सीधा एक्स, डी डब्ल्यू कोई भी क्वांटिटी अकेली हो तो सीधा डब्ल्यू। लेकिन यहाँ डी एक्स अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है एक्स, तो इसको और इसको भूल जाइए, जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। ओके, जैसे यहाँ डी एक्स के साथ कुछ नहीं था तो सीधा एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ इसके साथ डी एक्स अकेला है नहीं, तो यहाँ एक्स है 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड कर दिया 2, और 2 से क्या कर दिया डिवाइड। यहाँ डी डब्ल्यू अकेला था तो डब्ल्यू, तो अब वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करेंगे जब आप, तो 10 एक्स के प्लेस पर एक बार 2, एक्स के प्लेस पर 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर। सिमिलरली एक्स के प्लेस पर 2, 2 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर। इसको सोल्व कीजिए 21 जूल आ जाएगा आपका आंसर। ये न्यूमेरिकल इस तरह के बहुत आते हैं बेटा पेपर में, इसको अपने ध्यान से करना है। ये कहता है, देखिए ध्यान से सुनना, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। पहले जितना था उसका 10% इंक्रीज कर दिया है। आपने पढ़ा था रिलेशन, क्योंकि आपने पढ़ा क्या पी स्केयर बाई 2m इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इंटरलिंक्ड है, तो मोमेंटम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी कितना चेंज होगा। तो बेटा देखो पहले मान लिया P1 हमें कितना दे रखा था P, अब इस मोमेंटम में कितना इंक्रीज कर दिया 10, तो नया मोमेंटम P2 क्या हो गया पहले वाला प्लस 10% इंक्रीज। मेरी बात समझ आई, पहले तो P था उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, तो P2 क्या हो गया पहले वाले में 10 इंक्रीज कर दो पहले का, तो P प्लस 10%, 10/100 तो क्या आ गया 110 अपॉन में 100P। बोलो समझ में आया। पहले मोमेंटम क्या था 1/100%, ठीक है। अब उसमें कितना इंक्रीज हो गया 10% पहले वाले का, तो इतना आ गया। तो P2 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 100/10 P आ गया। P किसके इक्वल है P1। अब आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, P2 की जगह mv2, क्योंकि जब मोमेंटम चेंज होगा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, मोमेंटम डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो mv2 इक्वल टू 11/10 mv1 आ गया। m से m बेटा काट दीजिए, v2 इक्वल टू 100/10 हो गया v1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं v2 अपॉन में v1 इक्वल टू क्या आ गया 11/10 हो गया। इस पॉइंट पे देखिए क्लियर। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है E2 इसकी E1, रेशियो निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो गए, V2/V1 का होल स्क्वायर हो गया। V2/V1 क्या था 11/10, तो ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा हो तो ऊपर वाली ज़्यादा, क्योंकि देखो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या 121, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 100। तो बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। आपको क्लियर है। देखो मोमेंटम यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम इंक्रीज होने का मतलब क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। तो ये शो कर रहा है कि आपका न्यूमेरिकल सही है। अब परसेंटेज चेंज निकालना है बेटा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ये एरर वाले चैप्टर में था फर्स्ट यूनिट में, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, या चेंज माइनस ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल 100। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं E2 अपॉन में E1 माइनस 1, इसके अपॉन में इस तरह से नहीं हो जाएगा बेटा, ये E2 अपॉन में E1
माइनस E1 अपॉन में E1 मल्टीप्लाई 100। E1 से E1 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो E2 अपॉन में E1 माइनस 100। E2 बाई E1 की वैल्यू कितनी है 121 बाई 100। तो सोल्व कर लीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 21%। मोमेंटम कितना चेंज हुआ था 10, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है 21। ओके, बाकी वाले न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करके देखने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना आप बेटा, मैं आपको उस पर सॉल्व करा देंगे। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट रोटेशनल मोशन।